एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के। आसपास थोड़ा शोर शराबा हो सकता है क्योंकि आई डोंट नो डॉग्स को क्या हो जाता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ। बार बार ये बातें मैंने आपको वीडियोज़ में बता चुकी है, माफ़ करना प्लीज़, सॉरी। बट हेडफोन लगा के सुनो। आई होप कि मेरा आवाज़ क्लियर तुम लोगों को आए। थोड़ा बहुत साउंड अगर होता है आसपास तो भाई नॉर्मल माहौल में पढ़ने की आदत है हमें। तो हम जब पढ़ते हैं घर में तब भी हमारे आसपास कुत्ते भौंक रहे होते हैं, कोई इंसान चिल्ला रहा होता है, तो हमें उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे भी एडजस्टमेंट कर लो, बिल्कुल क्लासरूम की तरह इमेजिन करो। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कैसे इतने महान रिवोल्ट ऑफ 1857 को अंग्रेज़ों ने दबा दिया था, सप्रेस कर दिया था। लेकिन भले ही इतना बड़ा रिवोल्ट सप्रेस ज़रूर हो गया बेटा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ। क्या क्या इंपॉर्टेंट खासियत है इस रिवोल्ट ऑफ 1857 का, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। तो देखो आ जाओ, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तुम अगर देखो तो दीदी इस रिवोल्ट का सबसे बड़ा खासियत तो हम लोगों ने ये देखा कि आप चाहे बरहमपुर लीजिए, बैरकपुर लीजिए, झांसी लीजिए, कानपुर ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, आप कोई भी प्लेस जो आप सेंटर्स बताई हैं, आप देखेंगी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले किया गया है वो है इंडियन सिपाहियों के द्वारा। सिपाही को हम लोग सिपॉय बोलेंगे, इंडियन सिपॉयज। सिपॉयज मतलब सिपाही, सिंपल। तो दीदी इंडियन सिपॉयज का बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका रहा है, रोल रहा है इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में। आप चाहे बरहमपुर लीजिए, बैरकपुर में आप मंगल पांडे जी के बारे में तो आप जान ही रही हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेन लीडर थी, लेकिन इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने लीडरशिप दिया था। दिल्ली में नाम के लीडर बहादुर शाह टू थे, लेकिन लीडरशिप सूबेदार बख्त खान ने दिया था किसको? वहाँ के इंडियन सोल्जर्स को। तो हर जगह दीदी इंपॉर्टेंट सेंटर्स के रूप में इंडियन सोल्जर ही उभर कर आए हैं। तो इंडियन सोल्जर्स का कितना बड़ा योगदान रहा है इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में, इस बात को हम नकार नहीं सकते। और यही तो रिवोल्ट ऑफ 1857 की खासियत है। क्या दीदी? कि इंडियन सिपाहियों का योगदान बहुत ही रेस्पेक्टफुल लेवल पे हम लोगों को देखने को मिलता है। सेकेंड बात बेटा, मैंने तुमको प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर सिपाहियों ने पार्टिसिपेट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे फार्मर्स, हमारे वो लोग जो अंग्रेज़ों के रूल के कारण दुखी थे, सैड थे, जिनके ऊपर अंग्रेज़ों ने अत्याचार कर रखा था, वो लोग भी सामने आते हैं रिवोल्ट में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो हमारे फार्मर्स, वो हमारे किसान जो दुखी थे, वो हमारे लेबरर्स जो दुखी थे, वो हमारे ज़मींदार्स जो दुखी थे, वो सब आक्रोश में आ जाते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। सो कॉमन पीजेंट्स, ज़मींदार ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। और याद रखना, जब जब समाज में आम जनता पार्टिसिपेट करती है किसी रिवोल्ट के अंदर, तो उसे हम मास रिवोल्ट कहते हैं। मास मतलब ये शरीर वाला मास नहीं, मास यहाँ पर मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोगों का विद्रोह, रिवोल्ट। तो दीदी जब जब आम जनता पार्टिसिपेट करता है, हम उस रिवोल्ट को मास मूवमेंट या मास रिवोल्ट बोलते हैं। तो दीदी सबसे पहली बात, सिपाहियों का योगदान को हम भूल नहीं सकते रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर। और दीदी साथ ही साथ हमारे फार्मर्स, ज़मींदार्स और वो सभी इंडियंस जो अंग्रेज़ों के रूल के अंदर दुखी थे, उनका भी योगदान हम नहीं भूल सकते हैं। फिर दीदी आ जाइए नंबर 3 पे। देखो बेटा, मत भूल जाना। क्या दीदी? याद करो बेटा, मैंने तुमको पिछले वीडियो के अंदर बताया है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हो गया था। और वन ऑफ द रीजंस था दीदी, हम लोगों ने चाकू, भाला, तीर धनुष इसका इस्तेमाल करा था, जबकि अंग्रेज़ हमारे सामने मॉडर्न वेपन लेकर खड़े थे। तो दीदी भले ही इसके कारण हम फेल ज़रूर हुए, लेकिन क्या इससे आपको ये अंदाज़ा नहीं लगता कि इंडियंस सच में कितने जाबाज थे? उन्हें क्या, इंडियंस को क्या नहीं पता था कि सामने तोप लेकर अंग्रेज़ खड़े हैं? पता था बेशक, लेकिन फिर भी घर के आम बर्तनों को लेकर के हम सामने गए। क्यों? बस अपने दम पे, अपने दिल पे विश्वास था कि मेरे भारत को आज इस अंग्रेज़ों के अत्याचार से मुक्त करना है।
यही बात था ना। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब हमारे नॉर्मल लोग आम वेपन्स, ऑर्डिनरी वेपन्स लेकर के लड़ने गए अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उन्हें मालूम था कि अंग्रेज़ों के पास मॉडर्न वेपन्स हैं, फिर भी लड़ने किस बलबूते पे गए, किस होप के साथ गए कि दीदी अंदर हमारे पावर है, हम जोश से लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। यही बात था। तो दीदी ये भी तो काबिल तारीफ है। सो ऑर्डिनरी वेपन्स के साथ लड़ाई किया इंडियंस ने, अंग्रेज़ों का सामना किया। अंग्रेज़ों के पास मॉडर्न वेपन्स था, हमारे पास ऑर्डिनरी वेपन्स था, फिर भी हम लड़ने गए। क्यों? क्योंकि हमें अपनी भारत माता से प्यार था। यही बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज बेटा हिंदू और मुस्लिम में बहुत लड़ाई चल रही है, तुम देखते ही हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम इस बात से बिल्कुल भी तुम जानते नहीं इस बात को। आज हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग ये मेरा रिलीजन है, ये मेरा धर्म है, ये सब बहुत बकवास चीज़ें हैं। मुझे पर्सनली फील होता है सबका धर्म बराबर है, कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई किसी से नीचा नहीं। हम सब भगवान के ही बच्चे हैं, हम सब ह्यूमन हैं, और इसी बात को फील करके हमारे बीच में यूनिटी होना चाहिए। लेकिन हम धर्म को लेकर के झगड़ते हैं। लेकिन बेटा आज के समाज में ये हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाइयाँ हैं वो बढ़ गई हैं। पिछले ज़माने में इतनी भी नहीं थी। एग्जाम्पल है रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 में हिंदू सोल्जर हो चाहे मुस्लिम सोल्जर हो, अगर हिंदू सोल्जर के लिए गाय माता की चमड़ी, गाय माता का मांस अगर हिंदू धर्म के लिए पाप था, तो वहीं मुस्लिम धर्म के लिए सूअर का मांस को मुंह में लगाना वो भी एक पाप था। पिग का मांस को मुंह में लगाना वो भी एक पाप था। दोनों के साथ अत्याचार हो रहा था। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम दोनों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। इसलिए हिंदू और मुस्लिम भाई भाई कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों का सामना करते हैं। तो दीदी आज के समाज में तो हिंदू मुस्लिम में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 में अगर हिंदू के साथ अत्याचार हुआ था तो मुस्लिम भाइयों के साथ भी अत्याचार हुआ था। हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर लाइक गुड ब्रदर्स दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। हिंदू मुस्लिम का यूनिटी दीदी लाजवाब देखने को मिलता है इस रिवोल्ट के अंदर। सो दीदी इस रिवोल्ट का खासियत क्या क्या है? नंबर 1 बेटा, इंडियन सिपॉयज का यूनिटी, इंडियन सिपॉयज का पार्टिसिपेशन। इंडियन सिपॉयज यानी इंडियन सिपाही। सेकेंड दीदी, कॉमन लोग भी इस रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण मास रिवोल्ट का दर्जा इसे दिया जा सकता है। थर्ड दीदी, हमारे पास ऑर्डिनरी वेपन्स थे, अंग्रेजों के पास मॉडर्न वेपन्स थे, फिर भी हम लोगों ने फाइट किया। बस किस दम पे? कि हमारी भारत माता के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। फोर्थ दीदी, आज हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई चल रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इनफैक्ट दीदी रिवोल्ट ऑफ 1857 में हिंदू हो चाहे मुस्लिम, दोनों ही धर्म के साथ अंग्रेज खिलवाड़ कर रहे थे। दोनों धर्मों के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी। इससे हिंदू मुस्लिम के बीच में प्यार झलक कर आता है। यही बात बेटा एक शॉर्ट आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। दिल्ली गैजेट एक न्यूज़पेपर था, दिल्ली गैजेट या दिल्ली गैजेट। इस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छापा। उस आर्टिकल का नाम है आजमगढ़ या आजमगढ़। हम जानते हैं ना आजमगढ़ लोकेशन है कहाँ पे? यूपी पे, हम जानते ही हैं। आजमगढ़ प्रोक्लामेशन। दीदी प्रोक्लामेशन का मतलब क्या होता है? वैसे ये शब्द तुम आने वाले वीडियो में भी सुनोगे। प्रोक्लामेशन मतलब बेटा कोई एक बात बताना और इस तरीके से बताना जैसे कि तुम कोई अनाउंसमेंट कर रहे हो कि देखो भाई यही है, ऐसा ही हुआ था। दिस इज नोन एज प्रोक्लामेशन। प्रोक्लेम करना कि ऐसा है, दिस इज प्रोक्लामेशन। तो दीदी दिल्ली गैजेट में एक आर्टिकल छपा था, आजमगढ़ प्रोक्लामेशन उस आर्टिकल का हेडिंग था। कब छापा गया था? 25 अगस्त 1857। 25 अगस्त 1857, डेट इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत मारो और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई फील लाइक कि चैप्टर 4 जो है हिस्ट्री का, इनफैक्ट पूरा तुम्हारा क्लास 10 का हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, और इतनी बड़ी इतिहास है, बार बार बोल रही हूँ,
प्लीज़ वो स्टूडेंट मत बनो जो रट कर जाता है, मार्क्स लेकर आता है और उसका कोई भी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये सब हमारे लिए इंस्पिरेशन है, ये सब हमें देशभक्ति सिखाता है, ठीक है। सो समझो, एटीट्यूड ऑफ बंगाली मिडिल क्लास या बंगाली इंटेलिजेंशिया। पहली बात दीदी, बंगाली मिडिल क्लास क्यों बोल रहे हैं? देखो, मिडिल क्लास का यहाँ मतलब है बहुत ही पढ़ा लिखा क्लास, एजुकेटेड क्लास। दीदी बंगाली, क्या सिर्फ बंगाली लोग एजुकेटेड होते थे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर तुम चैप्टर 2 पढ़ के आए हो, तुम जानते हो कि दीदी जब अंग्रेज़ों ने वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में लाया, अगर तुम चैप्टर 2 पढ़ के आए हो तो जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जब वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आया, सबसे ज़्यादा ग्रोथ एजुकेशन का बंगाल में ही देखने को मिला था। इसलिए बंगाल के अधिकतर आबादी में लोग पढ़े लिखे होते थे। आज भी तुम जाओ, तुम आज भी निकलो, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी नानी दादी पढ़ी लिखी नहीं है, बट यहाँ पर मेरी दादी नानी के एज वाली दादियाँ पढ़ी लिखी हैं, 12 पास है। आई नो ऑल दिस पीपल बिकॉज बंगाल में हमेशा से ही लोगों के अंदर पढ़ने का चाव होता है, बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई लाइक दैट। तो दीदी बंगाल में वेस्टर्न एजुकेशन का सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला था, यहाँ के लोग पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा उतावले थे और इसीलिए बंगाल का अधिकतर आबादी पढ़ा लिखा था। लेकिन बंगाली मिडिल क्लास या बंगाली इंटेलिजेंशिया, बोले तो सो कॉल्ड एजुकेटेड क्लास, इतने बड़े रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। पार्टिसिपेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि इंडियन सिपाहियों की तरह लड़ने लग जाना। पार्टिसिपेशन का मतलब एटलीस्ट सपोर्ट तो दिखाओ कि अच्छा हम इंडियंस इस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ तो उठाओ। लेकिन इन मिडिल क्लास ने आवाज़ नहीं उठाया था। देखो बेटा, एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता। हमें एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि आखिर आसपास इंडियंस और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो रहा है, और फिर सारे के सारे बंगाली मिडिल क्लास, पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास मुंह मोड़ कर बैठे हैं, इग्नोर मार रहे हैं। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, इसका एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं मालूम। लेकिन हम कुछ अजम्पशंस तो ले ही सकते हैं कि दीदी ये शायद ये कारण रहा होगा, इसीलिए इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसीलिए इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं बेटा, एग्जैक्ट रीज़न हम नहीं जानते। तो दीदी आप अंदाज़ा लगाइए। सबसे पहला रीज़न, अगर तुम मेरा प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हो, ये सारी बातें मेरी तुम्हारी जैसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स के, डाउट के गांठ बंधे हुए, एक एक करके सारे गांठ तुम्हारे खुल रहे होंगे, है ना। एक नॉट बंध गया, नॉट सारा खुल रहा होगा धागे का, सारा कन्फ्यूजन दूर हो रहा होगा। तुमको याद होगा बेटा, पहले वाले वीडियो में जब मैंने कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट तुमको समझाया था, तो मैंने तुमको बताया था सोशियो रिलीजियस कॉजेस। इसमें मैंने तुमको बताया था, सोशियो रिलीजियस कॉजेस में मैंने तुमको बताया कि सती प्रथा बैन हो गया था। सती प्रथा क्या था? एक विधवा औरत, अगर कोई औरत है, उसका हस्बैंड का डेथ हो गया है, तो उसके हस्बैंड के जलते चिता के साथ इस औरत को भी जिंदा जल जाना होगा। ये था सती प्रथा। दीदी ये सती प्रथा को बैन कर दिया गया था 1829 में। इसको बैन करने वाले जो इंसान थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन अगर बेटा तुम पढ़ के आए हो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, तुम अगर चैप्टर 2 पढ़े हो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को एक इंसान मदद करते हैं जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। अगर तुम पढ़े हो तो जानते हो, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करो, जब हम चैप्टर 2 करेंगे तुम्हारा वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। बेटा राजा राम मोहन रॉय खुद बंगाली एजुकेटेड क्लास से बिलोंग करते थे, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, 12 लैंग्वेजेस इनको आती थी।
और इनके मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा जैसे बकवास सिस्टम को, बकवास जो हिंदू लोग फॉलो कर रहे थे, उसको बैन किया। लेकिन तुमको याद होगा कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट में मैंने बताया कि दीदी भले ही ये एक अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा काम किया राजा राम मोहन रॉय ने और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लेकिन फिर भी कुछ तुच्छ सोच वाले हिंदूज, उनको लग रहा था कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर दिया अंग्रेजों ने, और वो आवाज़ उठाने लग गए। अब तुम ही बताओ, आज तुम एजुकेटेड क्लास से बिलोंग करते हो, यू आर एजुकेटेड, तुम पढ़े लिखे क्लास से बिलोंग करते हो। अगर तुम्हारे सामने 10 लोग खड़े हो जाए और वो अंग्रेजों के खिलाफ ये बोल बोल कर आवाज उठाएं कि सती प्रथा दोबारा लाओ, सती प्रथा दोबारा लाओ, सती प्रथा दोबारा लाओ, क्या तुम उन लोगों का सपोर्ट करोगे? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि दिस इज यू, एजुकेटेड पर्सन, पढ़ा लिखे इंसान हो तुम, और तुम्हारे यहाँ पे सामने 10 लोग खड़े हो जाएं, अब मैं 10 तो दिखा नहीं सकती, 10 लोग खड़े हो जाएं और ये कहें कि वी वॉन्ट सती प्रथा बैक, और ये नारा लगाते हुए अंग्रेजों का अपोज करें, अंग्रेजों को गंदा बुरा भला कहें, तो क्या तुम इनको सपोर्ट करोगे? तुम बोलोगे दीदी बिल्कुल नहीं, मैं एजुकेटेड पर्सन हूं, मैं जानता हूं कि सती प्रथा अच्छे के लिए बैन हुआ, फिर भी ये लोग ही बकवास हैं जो ये कहकर रिवोल्ट कर रहे हैं कि सती प्रथा दोबारा लाओ। तुम इन लोगों का सपोर्ट नहीं करोगे। एग्जैक्ट शायद यही कारण रहा होगा कि एजुकेटेड बंगाली क्लास जो था, जो पढ़ा लिखा क्लास था, उसको ये महसूस हो रहा था कि सती प्रथा बैन होना अच्छा चीज है ना। अगर अच्छा चीज नहीं होता तो राजा राम मोहन रॉय जैसे एजुकेटेड पर्सन क्यों उसको बैन कराने में मदद करते, राइट? ये भी तो बंगाली एजुकेटेड क्लास से बिलोंग करते हैं। तो दीदी सबको पता था सती प्रथा बहुत ही अच्छा चीज नहीं, तो दीदी सती प्रथा बहुत ही बकवास चीज है और इसीलिए इसको बैन करवाया गया था। एजुकेटेड क्लास को ये चीज बहुत पसंद आया कि एट लास्ट सती प्रथा बैंड हो गया। लेकिन कुछ इंडियंस ये कहकर नारा लगा रहे हैं कि नहीं नहीं सती प्रथा दोबारा लाओ। शायद इसीलिए एजुकेटेड क्लास ने सपोर्ट ही नहीं करा, क्योंकि लड़ने का कारण ही गलत था उनका। कुछ इंडियंस का लड़ने का कारण ही गलत था, इसीलिए शायद जो बंगाली इंटेलिजेंट क्लास था उसने सपोर्ट नहीं करा होगा। दीदी थोड़ा थोड़ा आप सही बोल रही हैं। सेकंड, तुमको बेटा याद होगा जब औरतों को जलाया नहीं जाएगा क्योंकि बैन हो गया है, तो विधवा औरतें पड़ी रहेंगी, क्योंकि विधवा हो गई, उसका पति मर गया है लेकिन वो विधवा है, तो उनके दोबारा शादी के लिए विडो रीमैरिज, विधवाओं का दोबारा शादी होना चाहिए, इसको लीगल बना दिया था 1856 में। कौन? लॉर्ड डलहौजी। और दीदी इसके लिए कौन से इंडियन हमारे हेल्प करते हैं? अगेन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो लोग घबरा रहे हैं प्लीज मत घबराओ, चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दीदी विधवाओं का दोबारा शादी हो गया, बहुत अच्छी बात है। जो विधवा बेचारी 2-3 साल की बच्ची जिसका हस्बैंड गुजर गया है, वो अपना पूरा लाइफ विधवा बन के क्यों काटे? दोबारा से शादी कर लेगी, वो उसका जिंदगी ठीक रहेगा। यही सोचकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड डलहौजी का हेल्प किया था और विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाकर विधवाओं का दोबारा शादी को लीगल बना दिया गया था। दीदी बहुत अच्छी बात है। यस, एजुकेटेड बंगाली क्लास को भी यही लगा कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बट अगेन कुछ तुच्छ सोच वाले हिंदूज को लग रहा था कि विधवाओं का दोबारा शादी, विधवा तो घर में रखने लायक नहीं होती, विधवा तो अपवित्र होती है। तो उन हिंदूज को बहुत बुरा लगा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार विधवाओं का दोबारा शादी करवाने का नियम लागू किया, और ये कहते हुए वो रिवोल्ट करने लग गए। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास को लगा ये क्या बकवास है, विधवाओं का दोबारा शादी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है,
क्यों बेकार का ये लोग लड़ रहे हैं, इन लोगों को सपोर्ट ही नहीं करना। शायद इसीलिए एजुकेटेड क्लास ने सपोर्ट नहीं करा होगा बेटा। देखो एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं। सो दीदी, सती प्रथा बैन होना अच्छा चीज़ था, विधवाओं का दोबारा शादी होना ये अच्छी चीज़ थी, और ये बात हमारे एजुकेटेड क्लास को तो समझ में आता था, लेकिन सो कॉल्ड हिंदू समाज वाले वो लोग जो तुच्छ सोच रखते थे, उनके लिए गलत चीज़ था, और इसीलिए वो लोग लड़ भी रहे थे, है ना। इसीलिए शायद एजुकेटेड क्लास ने सपोर्ट ही नहीं करा रिवोल्ट ऑफ 1857 का, मुंह मोड़ लिया इस रिवोल्ट से। सेकंड बेटा, वेस्टर्न एजुकेशन। देखो जब वेस्टर्न एजुकेशन आया तो वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ने का जो भूख था वो बंगाल के लोगों में सबसे ज़्यादा था। तो वेस्टर्न एजुकेशन का सबसे ज़्यादा ग्रोथ बंगाल में देखने मिला था। तो दीदी बंगाल में ग्रोथ इसलिए देखने मिला क्योंकि बंगाल के लोग चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन, तभी ना वेस्टर्न एजुकेशन को बंगाल के अंदर अंग्रेजों ने बहुत ही आराम से फैलाया लोगों के अंदर। इसीलिए बेटा जो एजुकेटेड क्लास आज एजुकेटेड इसीलिए बन पाया क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन आया था। क्या वो रिवोल्ट ऑफ 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएगा? दीदी समझ में नहीं आया, दोबारा बोलिए। सुनो, मैं बंगाली एजुकेटेड क्लास से बिलोंग करती हूँ। आज मुझे एजुकेटेड का दर्जा इसीलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने अंग्रेज़ों के द्वारा लाया हुआ वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़कर वहाँ से नॉलेज हासिल करके एजुकेटेड बनी हूँ आज। तो जिस नॉलेज को पाकर आज मैं एजुकेटेड बनी हूँ, उस नॉलेज को लाने वाला शख्स कौन था? अंग्रेज। तो क्या मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी? मेरे कहने का मतलब ये है, आई बिलोंग फ्रॉम एजुकेटेड क्लास। मैं एजुकेटेड कैसे बनी बेटा? दीदी वेस्टर्न एजुकेशन के द्वारा। ये वेस्टर्न एजुकेशन कौन लाया? अंग्रेज लेकर आए। तो आज मैं जिसके कारण एजुकेटेड बनी हूं, क्या मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी? बिल्कुल नहीं। शायद इसीलिए बंगाली एजुकेटेड क्लास ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। तो दीदी वेस्टर्न एजुकेशन शायद बंगाल के लोगों को काफी पसंद था, मिडिल क्लास को काफी पसंद था, इसीलिए उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। ठीक है। नंबर 3, वेल टू डू फैमिली। क्या मतलब दीदी? देखो बेटा, अगर तुम चैप्टर 2 में पढ़े हो, अगेन हर चीज चैप्टर 2 में आ जा रहा है ना, बस इस टॉपिक के लिए आ रहा है। वेस्टर्न एजुकेशन का सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ देखने मिला? बंगाल में। यानी बंगाल के लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, और चूंकि बंगाल के लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, उन लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नौकरी भी देता था। तो नौकरी हासिल करके ये लोग अच्छा खासा कमाते थे, रहते थे, जीवन अच्छा चलता था। इन्होंने सोचा कि अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 में इन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया तो हमारा तो नौकरी खत्म हो जाएगा। तुम समझ रहे हो? मुझे नौकरी अंग्रेजों ने दिया है, अब मैं अगर अंग्रेजों के खिलाफ ही आवाज उठाऊं तो मेरा तो नौकरी समाप्त, मेरे को अंग्रेज नौकरी से निकाल देंगे, और नौकरी से निकालने के बाद मेरा हालत भी उस फार्मर की तरह हो जाएगा, इधर उधर भटकते रह जाएंगे बस। शायद अपनी 2 रोटी को बचाने के लिए, अपने जॉब को बचाने के लिए, शायद एजुकेटेड क्लास ने इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाया कि आज शायद उसी अंग्रेज के नौकरी के कारण इस एजुकेटेड क्लास का खाना पीना, घर बार सब कुछ चल रहा है। तो अगर इसी अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाएं तो हो सकता है कि अंग्रेज नौकरी से निकाल दे, और अगर अंग्रेज नौकरी से निकाल देगा तो भैया मेरा भी हालत उसी फार्मर की तरह हो जाएगा जो ना इधर का है ना उधर का है। तो इससे बढ़िया है चुप रहो, शांत रहो, ताकि अंग्रेज भी हमें नौकरी से ना निकाले और इंडियन समाज भी ना कहे ऐसा कि हाय राम एजुकेटेड क्लास अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ये लोग चुप्पी साधे बैठे थे कि अंग्रेज हमें नौकरी से भी ना निकाल पाए और इंडियंस
ये भी ना कह पाए कि हम लोग अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों तरफ से इन लोगों ने चुप्पी साध रखी थी। तो दीदी एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में अगर तुम देखोगे ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। क्या है दीदी? बंगाली मिडिल क्लास का ऐसा रवैया क्यों था, ऐसा एटीट्यूड क्यों था रिवोल्ट ऑफ 1857 के सामने? कैसा रवैया दीदी? एकदम चुपचाप, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वहां अंग्रेज और इंडियंस लड़ रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा रवैया क्यों था उनका? सबसे पहला दीदी रीजन ये है सोशियो रिलीजियस कॉजेस। आपको याद होगा सती प्रथा बैन हुआ, अच्छी चीज है, विधवाओं का दोबारा शादी अच्छी चीज है, फिर भी कुछ इंडियंस को बुरा लग रहा था और वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो एजुकेटेड क्लास को लगा कि इंडियंस बेकार का आवाज उठा रहे हैं, सती प्रथा का बैन होना अच्छी चीज है, इसका तो सपोर्ट करना चाहिए, जबकि ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बेवकूफ लोग। सेकंड, वेस्टर्न एजुकेशन जब इंडिया में आया तो सबसे ज्यादा ग्रोथ बंगाल में देखने मिला। इसका मतलब बंगाल के लोग सच में वेस्टर्न एजुकेशन को पाना चाहते थे। तो जिस अंग्रेजों के वेस्टर्न एजुकेशन के कारण आज मैं एजुकेटेड बनी हूं, क्या मैं उसी अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाऊंगी? नहीं दीदी, जाहिर सी बात है। थर्ड, आज मैं पढ़ी लिखी बनी हूं उन अंग्रेज के कारण, मुझे नौकरी मिला है उस अंग्रेज के कारण, तो क्या मैं उस अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाऊंगी? क्या मुझे शौक है अपना नौकरी खो बैठने का? नहीं दीदी, शायद इसीलिए मैंने आवाज ही नहीं उठाया, किसी की तरफ से नहीं बोली। जब मैं बोल रही हूं, इसका मतलब मैं अपने आप को एजुकेटेड मिडिल क्लास की तरह सोच के बोल रही हूं। शायद इसीलिए एजुकेटेड क्लास ने ना अंग्रेजों की तरफ से बोला, ना इंडियंस की तरफ से बोला, चुप्पी साध कर बैठे थे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको एक दो बार और सुनो, दिमाग में एकदम बिठा लो। इंग्लिश अच्छा है तो खुद के वर्ड्स में लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट इसको स्किप मत करना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।